हेलो बच्चों, आज हम गॉस लॉ के बारे में जैसे हमने पढ़ रहे थे, आज हम उस पर कुछ ऐसे पॉइंट की बातें करेंगे जैसे, हाँ बच्चों, तो हम गॉस लॉ के संबंध में हमने पढ़ा था, तो उस पर हम आज कुछ ऐसे उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कोई भी चार्जेस हैं तो अगर वो यूनिफॉर्मली रूप में रखे गए हों, लॉन्ग यूनिफॉर्मली या कहा जाए इनफाइनाइट तक, तो उसके दौरान अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो तो गॉस लॉ की सहायता से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर पाते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि कोई भी एक लॉन्ग वायर है जो उसकी लेंथ इनफाइनाइट है और वो वायर कैसा है आपका, एक यूनिफॉर्मली रूप में है, तो हम गॉसियन लॉ से या गॉसियन प्रमेय से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो आपका ये प्यारा चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में हम स्वागत करते हैं। तो हम पढ़ते हैं गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन, गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड due to a infinite long uniformly wire in charge distribution। तो ये आपको पॉइंट है कि हम कोई एक लॉन्ग वायर है जिसकी सीमा कहाँ तक है, अनंत तक है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करें। अगर वो क्या हो, कैसा हो, यूनिफॉर्मली हो। तो गॉस लॉ हमने पढ़ा है। गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ इज अप्लीकेबल, ऑलवेज अप्लीकेबल, ऑलवेज अप्लाई, अलाउ देता है। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर पाते हैं, लेकिन बट नॉट यूजफुल। हमने ये भी देखा था कि वो क्या होता है, यूजफुल भी नहीं होता है। तो यूजफुल क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स लगाते हैं, उसमें परेशानियां आती है तो हम क्या करते हैं उसका यूजफुल, लेकिन हम क्या अगर सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं, यूजफुल है बट अप्लाई कर सकते हैं, बट क्या है, यूजफुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कैलकुलेशन क्या होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, जिसका करने में क्या होती है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आज सीखते हैं कि अनंत तक है कोई वायर, तो उस पर कैसे हम निकाल पाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। जो यूनिफॉर्मली वायर रखा गया है, माना एक वायर है, कैसा वायर है ये, लॉन्ग वायर, जिसकी सीमा कितनी है, इन्फिनिटिव से लेकर माइनस इन्फिनिटिव तक हम बता सकते हैं। तो यदि इसकी सीमा कहाँ तक है, इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो चार्जेस जो रखे गए हैं आउटसाइड पे रखे गए हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन वायर के सरफेस पर क्यू आवेश डिस्ट्रीब्यूट हैं, बटे हुए हैं। यदि इनकी लेंथ L हो, मान लेते हैं यदि लेंथ L है, तो हम पहली चीज देखते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। ऐसे क्या होंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं निकलेंगी ऐसे, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस। कैसी, यूनिफॉर्मली, सेम है, सभी यूनिफॉर्मली हैं। ऐसे इधर भी होंगी, अवे फ्रॉम क्यू चार्जेस प्लस क्यू चार्जेस। तो दोनों तरफ कैसे चार्जेस हैं, सेम है, यूनिफॉर्मली हैं। और चार्जेस कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है। लेंथ कैसा है वायर का, इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव है। तो हम ये देखते हैं, गॉस लॉ ये कहता है, अगर इस पर हम गॉस लॉ के प्रयोग से अगर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी 3D सरफेस हो, तो 3D सरफेस होना चाहिए या 3D पिक्चर होना चाहिए।
तो सरफेस 3D कैसा होता है आपका, तो जो क्या हो, यूनिफॉर्मली हो। तो हम मान लेते हैं कि अगर कि एक्सिस से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है, हम मान लेते हैं निकालना है हमें कि r डिस्टेंस से एक्सिस से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है। तो ये एक्सिस, ये सरफेस जो होगा, ऐसे यहां से भी r डिस्टेंस होगा, यहां से भी r डिस्टेंस होगा, ऐसे क्या होंगे, ये r डिस्टेंस पर क्या होंगे, सभी यूनिफॉर्मली होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही डिस्टेंस कैसे होगा, इधर भी r डिस्टेंस होगा, इधर भी r डिस्टेंस हम ले लेते हैं, कहां से, पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, r डिस्टेंस पर हमने यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेते हैं, r डिस्टेंस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेते हैं। तो हम ये अगर मिला देते हैं इनको, इन बिंदुओं को, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें r डिस्टेंस पर निकालना है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले सकते हैं, अगर इनको मिलाते हैं तो कैसा इसका डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बन सकता है, ऐसे अगर हम मिला दें तो इसका डायग्राम एक बेलन के आकार का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, अगर हम इनको मिला दें तो कैसे बन जाएगा, एक बेलनाकार बन जाएगा, ऐसे कुछ होगा। अब ये बेलनाकार हमें मिल गया, तो बेलन के आकार का, तो इसका बेलन कैसा होता है आपका, सॉलिड होता है। बेलन कैसा होता है आपका, सॉलिड होता है। तो सॉलिड होता है तो बेलन कैसा सरफेस है, 3D सरफेस होता है। तो हमने गॉस लॉ में पढ़ा है, गॉस लॉ क्या होता है, ये सिमेट्रिक के रूप में अलाउ करता है, ये चीजें सिमेट्रिक होना चाहिए, 3D सरफेस होना चाहिए। तो 3D सरफेस में हम जब ये देखेंगे तो इसका हम फ्लक्स निकालेंगे। तो हमने इसके लिए कुछ पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होगा ड्यू टू सिलेंडर, अगर हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्यू टू सिलेंडर की बात करें अगर हम, तो यहां पर अगर गॉसियन सरफेस लें तो गॉसियन सरफेस क्या बताता है आपका, गॉसियन सरफेस कैसा है आपका, 3D सरफेस है। सिलेंडर का है तो कैसा होगा, 3D सरफेस, मतलब इनक्लोज सरफेस। कैसा है, इनक्लोज्ड है, ओपन नहीं है, इनक्लोज्ड सरफेस, बंद है चारों तरफ से। तो सरफेस पे हम अगर निकालेंगे गॉसियन सरफेस, तो इसमें क्या होगा कि हम इसका जो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर जगह क्या होगा, इसमें सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं everywhere on electric field same, everywhere on electric field is same लिख सकते हैं। किसका, सिलेंडर का। जो हमने सिलेंडर एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस किया, किस लिए, क्योंकि गॉस लॉ क्या बताता है, कैसा होना चाहिए सरफेस, 3D सरफेस होना चाहिए। तो 3D सरफेस में कैसा होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे हम एरिया पता होनी चाहिए, तो उसमें क्या फ्लक्स निकलेगा, हमने ये चीज देखा है। तो गॉस लॉ ने जो इसका फ्लक्स बताया था उसके मान हमने पढ़ा है। गॉस लॉ का जो फ्लक्स का मान क्या था, गॉस लॉ से फाई इक्वल टू क्या मिला था हमें, फाई सिलेंडर के लिए यहां पर है तो फाई सिलेंडर लिख सकते हैं हम। फाई सिलेंडर क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ के लिए ले सकते हैं हम, क्लोज सरफेस के लिए हम ले सकते हैं। क्लोज सरफेस कैसा देता है आपका, एक गोला बना देते हैं सम ऑफ इंटीग्रेशन में, क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी ए, विक्टर E डॉट विक्टर डी। तो ये उनका फार्मूला था जो हम इसको यूज कर पाएंगे कब, जब ये हम ले सकते हैं एक सिलेंडर के रूप में, हम यहाँ एक इसका हम फिगर डायग्राम बना लेंगे तब, कब, जब ये सिमेट्रिक रूप में होंगे और इनको हम सिमेट्रिक रूप में दिखाकर इनको हम लाइनों को मिला देंगे r डिस्टेंस पर। तो कैसा ये लूप बन रहा है, एक सिलेंडर का आकार बन रहा है। सिलेंडर कैसा सरफेस होता है, 3D सरफेस होता है, और ये कैसा होता है, इनक्लोज सरफेस होता है। तो इनक्लोज सरफेस के लिए गॉसियन ने बताया था कि एवरीवेयर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, सभी जगह पे क्लोज सरफेस में प्रत्येक स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एज अ सिलेंडर, जैसे सिलेंडर में। तो गॉस लॉ ने हमें बताया है किसी बंद पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स का मान होगा क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन होगा। Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन के लिए लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बंद पृष्ठ ऑफ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट विक्टर डी ए। तो ये चीजें मिलती है हमें। अब इसका हम यूज कैसे कर पाते हैं, तो
तो इसके लिए हम जब फ्लक्स निकालेंगे, हम फ्लक्स के लिए हमने पढ़ा है गॉस लॉ से, तो फ्लक्स से हम क्या करेंगे, इसका टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। जब इन टर्म को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम इसके लिए इसके हम वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता हो जाएगी। तो इसका एक जो टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है, जो लेंथ ऑफ वायर होता है, वो क्या होता है, वो जो होगा लीनियर डेंसिटी के बराबर होगा, कि हम कह सकते हैं एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि लिम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो जो लिम्डा होगा वो कैसा होगा, चार्ज बाई लेंथ होगा, क्यू बाई एल के रूप में। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ लेंथ, लिम्डा क्या है, एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है जो बताता है क्या, लेंथ ऑफ चार्ज की एकांक लंबाई में लगे हुए आवेश को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लीनियर रेखीय आवेश घनत्व जिसे कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कब, जब होगा ये, कब ये टर्म्स इंट्रोड्यूस होगा, जब लेंथ की बात करेगा वायर के रूप में। वॉल्यूम की बात करेगा तो वहां पर नया टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ और हम मान लेते हैं, लिम्डा का साथ सिग्मा मान लेंगे, रो मान लेंगे, जो भी जैसे भी अलाउ होगा। वॉल्यूम की बात करेगा तो अलग चीजें वहां इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो वहां पे वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा कि एकांक आयतन में लगे हुए चार्ज का हम क्या कहते हैं, जो उसके लिए डेंसिटी का मान आएगा उसके लिए हम अलग वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लेंथ ऑफ वायर की बात करते हैं तो लिम्डा क्या कहता है, चार्ज बाई लेंथ की एकांक लंबाई में लगे हुए आवेश को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लिम्डा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ, चार्ज पर लेंथ, मतलब कहा जाए कि अगर लंबाई 1 मीटर है, चार्ज की लेंथ वायर की लंबाई अगर 1 मीटर रखते हैं तो उस चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी, लेंथ ऑफ चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी, 1 लिम्डा। यदि अगर कहा जाए कि अगर लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर है तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, 2 लिम्डा। अगर कहा जाए 3 है तो क्या होगा, 3 लिम्डा। लेंथ अगर 4 मीटर है तो 4 लिम्डा। ऐसे ही क्या होगा, इनफाइनाइट है ये। तो ये हम रख सकते हैं लिम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो हम फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स क्या होगा किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर ऑफ फ्लक्स के रूप में तो निकालेंगे। तो जो ये फ्लक्स होगा सिलेंडर का, सिलेंडर के लिए फ्लक्स के लिए हमने पढ़ा है कि अगर हम इसको हम यहां पर तोड़ते हैं, इसका सरफेस का एरिया लेते हैं। सरफेस का एरिया कैसे होता है, सरफेस का एरिया कैसे होता है, हमेशा कहा जाए तो किस तरफ होगा इसका एरिया, आउटसाइड होगा। किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर हमारा कहां पर है, यहां पर बना हुआ है। तो सिलेंडर का एरिया डी ए कितना होगा इसका, आउटसाइड। हमने पढ़ा है ना कि क्लोज सरफेस में जो एरिया हमेशा लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, ऑलवेज आउटवर्ड्स। हमेशा हम एरिया को सरफेस के आउटवर्ड्स लेते हैं, किसमें, क्लोज सरफेस में। अगर कहा जाए सरफेस कैसा है, अगर 2D सरफेस है तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों लेते हैं। अगर एक DA होगा तो एक माइनस DA होगा, तो क्या होगा इसका, तो यहां पर हम आउटसाइड लेंगे, इसका जो डायरेक्शन होगा DA आउटसाइड, ऑलवेज आउटसाइड। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा इसका, अगर हम इसका छोटा भाग लेते हैं क्या होगा, ये एक छोटा सा स्मॉल एरिया लेते हैं। स्मॉल एरिया कैसा रहेगा इसका, DA। अगर इस एरिया पर इस लेंथ की बात करते हैं, सभी जगह क्या कैसा एरिया होगा इसका, DA होगा। यहाँ भी DA होगा, यहाँ भी DA होगा, सभी का DA क्या होगा, कितना होगा, सभी कैसा यूनिफॉर्मली है। जो सभी यूनिफॉर्मली है, सभी सेम है, सभी पर क्या होंगे, एरिया छोटे छोटे भागों में काटेंगे अगर हम, तो सभी क्या होंगे, टूवर्ड्स फ्रॉम सरफेस, या आउटवर्ड्स हम लिख सकते हैं, आउटवर्ड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो ये बातें करता है कि सरफेस के, सिलेंडर के किसी सरफेस के हम ले सकते हैं आउटसाइड में। कब, जब क्लोज सरफेस होगा, तब आपका बंद पृष्ठ क्लोज सरफेस होगा, तब हम ले सकते हैं एरिया आउटसाइड। तो सभी जगह पे इस वाले भाग पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में आपका क्या जाएगा, आपका एरिया की भी डायरेक्शन होगी आउटसाइड। यहां से लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां देखेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहां देखेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ऐसे क्या है, सभी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। किस पर, सेम सिमेट्रिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर ऑफ सिलेंडर। तो हम बात करते हैं, अगर ऐसे यहां देखते हैं, यहां भी DA कितना होगा, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो अगर इस तरह देखते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा कितना होगा इस पर, 0 डिग्री होगा। जब दोनों का डायरेक्शन सेम, थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं इस सरफेस पर, सिलेंडर के इस सरफेस पर और सिलेंडर के इस सरफेस पर। तो इस सरफेस पर अगर हम देखते हैं, यहां पर जो एरिया होगा DA कैसा होगा आपका,
डी कैसा होगा, सरफेस के आउटवर्ड्स होगा, जैसे यहां लिया गया ऐसे यहां भी लिया गया। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकते हैं। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हम ले सकते हैं थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री। यहां देखते हैं, अगर हम ये क्या लेते हैं, यहां देखते हैं तो यहां पर क्या होगा, सरफेस, सिलेंडर ऑफ सरफेस ऑफ एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड्स होगा। डी ए कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, ऐसे आउटवर्ड्स। लेकिन जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्शन कैसे होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां से डायरेक्शन देखेंगे तो कैसे होगा इसका, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का कैसा, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो यहां भी कितना होगा, थीटा 90 होगा। अब हम मिलाव कर सकते हैं, हमारे पास तीन चीजें मिली, तीन फ्लक्स के रूप में हमें मिल सकते हैं। एक फ्लक्स यहाँ का, एक फ्लक्स इस वाले सरफेस का, एक फ्लक्स इस वाले सरफेस का। तो तीनों फ्लक्स हम सरफेस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं। क्योंकि फ्लक्स क्यों सम करते हैं हम, अगर फाई नेट निकालते हैं सिलेंडर का तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। जब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसका सम कर सकते हैं, तीनों का φ1 φ2 φ3 ले सकते हैं, या φ1 φ2 या φ3। इसको मान लेते हैं, हाँ फ्लक्स φ1 है, ये फ्लक्स निकालते हैं φ2 है, ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ3। तो φ3 हम जब फ्लक्स निकालेंगे तो फाई क्या होता है आपका, सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो सम ऑफ इंटीग्रेशन जब लेंगे ई डॉट डी ए तो एरिया सबका क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे, तो इस सरफेस का पूरा एरिया पता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जगह कांस्टेंट है, ई को हम बाहर ले लेंगे। तो यहां पर अगर हम देखते हैं फाई नेट क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, प्लस φ2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस φ3 ई डी ए कॉस थीटा। φ1 के लिए थीटा 90, फाई नेट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 परपेंडिकुलर φ1 के लिए, ऊपर लिखते हैं ना, इधर मिटा दें, मिटा देते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं। तो यहां अगर लिखते हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर जो ये फाई नेट आएगा ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90। सेकंड वाले के लिए φ2 के लिए परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया थीटा 90, तो φ2 के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 90 प्लस सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0, किसके लिए, इस वाले एरिया के लिए। हम इस सबने क्या किया, सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर लिया, एरिया भी सम कर लिया, इसलिए इंटीग्रेशन लगाया गया ना। इंटीग्रेशन क्या बताता है, सम ऑफ सरफेस ऑफ द वेरिएबल वैल्यू। तो ये हमें पता है, वेरिएबल वैल्यू क्या है, ई और डी है। ई क्या है, सभी जगह सेम है, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, ये टर्म्स 0 हो जाएगा, ये भी टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई नेट क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 का मान 1 इंटू 1, तो फाई नेट निकल जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ई क्या है, सभी जगह क्या है, सरफेस पर φ3 वाले पर देखते हैं हम, सरफेस पर सभी जगह ई क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। ई को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू ए, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, हम लिख सकते हैं फाई नेट इक्वल टू ई इंटू ए। ये चीजें नोट कर लीजिए, मिटा दें, चलो इधर मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे। तो जब ये आया आपका नेट फ्लक्स ई इंटू ए आ रहा है, क्योंकि अब क्या हो गया, ये इंटू डॉट हट गया, अब क्योंकि हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया, सम ले लिया, कैलकुलस मेथड लगा दिया हमने, सम करके उसका इंटीग्रेशन कर लिया, तो क्या आ गया, ई इंटू ए। अब जानते हैं हमने पढ़ा है फाई नेट इक्वल टू ये भी होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है,
क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, या होता है इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट डी ए, दोनों होते हैं। तो जब ये बराबर होगा इसके तो ये इसके बराबर होगा, तो हम फाइनेट ले सकते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू ए। सिलेंडर का एरिया कितना होता है, पढ़ा हुआ है आपने मेंसुरेशन में, कर्व सरफेस ऑफ एरिया सी एस ए, किसका, सिलेंडर का, कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो सिलेंडर का लेंथ हमने क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, हाइट क्या है, एल है, तो ले सकते हैं हम क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है, एल है। अगर माना सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है, एल है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, एच के स्थान क्या रख सकते हैं, एल रख सकते हैं। अब ये बात आती है क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड हम क्या ले सकते हैं, आपने पढ़ा है लिम्डा इक्वल टू चार्ज पर लेंथ, तो चार्ज इक्वल टू लेंथ इंटू लिम्डा, मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर लेंथ, तो चार्ज इक्वल टू लेंथ इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं चार्ज कैसा है, क्यू, क्यू मतलब क्या है, इनसाइड, जो है इनसाइड किसके है, सिलेंडर हमने बाहर लिया है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड है नहीं है, ये सिलेंडर के अंदर है ये पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये चीजें जब यहां क्यू इनसाइड रखेंगे तो हम देखते हैं, फिगर को मिटा दें, चल बना लिए होंगे। तो यदि हम लिम्डा इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एल लेते हैं, तो क्यू इनसाइड कितना होगा, लिम्डा इंटू एल होगा, ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पुट कर सकते हैं। तो यहां जब पुट करेंगे हम इसे मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कैसा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अगर लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इनसाइड ऑफ सिलेंडर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां रखेंगे, पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, लिम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये मिल गया। चल मिटा दें, इधर नोट कर लिए होंगे, छापने में तो आप लोग तेज है ना। चल क्वेश्चन को मिटा देते हैं, रहने दें। चल तो देखते हैं अब आगे हम कि लिम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, जो ये मिला हमें, हमने यहां लिख लिया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, E इक्वल मिल जाएगा आपको। जब एल से एल कैंसिल होगा तो E इक्वल हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल क्या मिलेगा, लिम्डा अपान क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा हमें। तो हम बता सकते हैं कि गॉस लॉ से कि अगर यूनिफॉर्मली वायर इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली वायर है, अगर उसके दौरान हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, किसके प्रयोग से, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन, अच्छे लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम गॉसियस थ्योरम से हम प्रयोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी यूनिफॉर्मली अगर लॉन्ग वायर है जो इन्फिनिटी तक है, उसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ के प्रयोग से, जो ये हमें मिलता है। आ रहा है ना समझ में। चल, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड लेवल से ये पूछता है आप एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से नोट करिए और अच्छे से पढ़िए इसको। चलिए, तो इस पर हम एक चीजें ये बताती है, अगर ये हम लिख सकते हैं ऐसे भी, E इक्वल टू लिम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन उधर लाते हैं आर उधर। तो ये क्या बताता है कि E प्रोपोर्शनल कैसे है, 1/r के।
ई प्रोपोर्शनल 1/r का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो आर का मान कम, आर का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे, फिगर जो बनाएंगे डायग्राम, ई और आर के बीच में कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। जैसे जैसे ई का मान कम करेंगे तो आर बढ़ेगा, आर का मान कम करेंगे तो ई बढ़ेगा। तो ये आपका डायग्राम जो बनेगा, आपका डायग्राम ऑफ बिटवीन ई एंड आर। तो हम ये निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नोट कर लीजिए। तो हम कुछ आगे बात कर लेते हैं ना, कि अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिलेंडर के दौरान अगर निकालते हैं हम, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम सिलेंडर के दौरान निकालते हैं, अगर वो सिलेंडर कैसा है, सॉलिड कंडक्टिंग में है या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है या नॉन हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी सिलेंडर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है और वो सिलेंडर कैसा है, कंडक्टिंग भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है। सॉलिड है, जो सॉलिड है तो क्लोज सरफेस होगा, हॉलो होगा तो उसके बीच में अगर चार्जेस क्या हैं, किसमें, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर में के बीच में क्या होते हैं, चार्जेस नहीं होते हैं। तो वहां पर भी क्या देखना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो हम चालक और अचालक के लिए अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालेंगे। हिंदी में हम कह सकते हैं ना, चालक और अचालक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी सिलेंडर में, तो हम अगर ज्ञात करें तो हमने जो पढ़ा भी उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे फटाफट फिर मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। तो हम पढ़ते हैं पहला कि सिलेंडर कैसा है। सिलेंडर आपका सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, या कहा जाए सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, दोनों तरीके से। या हम ले सकते हैं एक और, नॉन हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। ये हम बात करेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो मतलब जिसके अंदर कुछ ना हो, खाली हो। तो ये जो अचालक के लिए है, ये अचालक के लिए, किसके, हॉलो के लिए, जिसके अंदर कुछ, सिलेंडर के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। और ये क्या, सॉलिड है जिसके अंदर कुछ भरा ठोस है, तो उसके लिए चालक के लिए है। हॉलो खाली के लिए चालक के लिए है। और जो खाली ना हो, नॉन कंडक्टिंग कैसे, अचालक है, उसके लिए खाली सिलेंडर है, तो उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो ये चार्जेस होंगे वो चार्जेस कैसे होंगे, उसके सरफेस पर होंगे। अगर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है तो चार्जेस कहाँ होंगे, सरफेस पर होंगे। तो सरफेस का हम एरिया ज्ञात करेंगे। अब हम सरफेस का जो होगा क्या होगा, एरिया होगा, ना कि लेंथ। लेंथ ऑफ वायर की जब बात करते थे हम तो वहाँ पर लेंथ लेते थे। वहाँ पे एरिया की जो हम नया टर्म्स इंट्रोड्यूस सिलेंडर की किए थे, क्या था वो, उसका जो सरफेस था वहाँ पर उसकी लेंथ लिए थे हम, किसके अकॉर्डिंग, तो वायर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सरफेस होगा वो कैसा होगा आपका, उसका जो सरफेस होगा उसके एरिया के अकॉर्डिंग लेंगे हम। तो एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है जो हम कह सकते हैं चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, कह सकते हैं द सरफेस, चार्ज इज इन द सरफेस। एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले आवेश को हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में, यहां पर एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस, वहां पर क्या था, एकांक क्या था आपका, चार्ज पर लेंथ था, एकांक लंबाई में लगे हुए आवेश के मान को हम क्या कहते हैं, वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी
डेंसिटी था। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि चार्ज इज इन द सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, चार्ज पर एरिया होगा, जो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है। वहाँ पर हमने एक लेस्ट इक्वेशन इंट्रोड्यूस टर्म के लिए लिम्डा के रूप में, अभी हमें यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हम एक नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, चालक के लिए है। अगर दोनों को क्या होगा सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिफरेंट की बातें हमें देखने को मिलेंगी कि अलग अलग क्या होगा, वहाँ पे हम वैल्यू को रखना मान होगा, एक देखने में क्या होगा थोड़ा सा बेहतर लगेगा। इसलिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो इसका चार्ज इन द सरफेस होगा, इसके लिए चार्ज इज इन द सरफेस वो क्या हो सकता है, हम सिग्मा ले लेते हैं। जैसे हमने लिम्डा लिया था, सिग्मा क्या है, एक डेंसिटी है, किसके अकॉर्डिंग डेंसिटी है, चार्ज पर एरिया के है, चार्ज पर एरिया के होगा। कब होगा, जब सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर कैसा होगा, सिलेंडर सॉलिड कंडक्टिंग होगा या हालो कंडक्टिंग होगा या नॉन हालो या हालो नॉन कंडक्टिंग होगा, तीनों के लिए। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, सही चीजें हैं, सिलेंडर है नॉन कंडक्टिंग लेकिन हालो है, खाली कुछ नहीं है चार्जेस के अंदर, चार्जेस कुछ नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर जब आएगा ये कि मान लेते हैं एक सिलेंडर है, कैसा है, एक सिलेंडर है, कैसा है, ये कंडक्टिंग है, सॉलिड है, हालो भी ले सकते हैं, दोनों के लिए है। यहाँ सॉलिड हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि इसके हम एक्सिस पर, एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैसा है, कैपिटल आर है। तो अगर इसके एक्सिस पर हम कहा जाए कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे होगा, उसके सरफेस पर होगा, सरफेस पर। तो दो चीजें मिलेंगी हमें कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालते हैं, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा और आउटसाइड के लिए क्या होगा। तो दो चीजें मिल जाएंगी इस पर कि जो चार्ज सरफेस पर है किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, तो उस पर सरफेस पर जो चार्ज है तो सिलेंडर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। ये पूछा था आपका कि सिलेंडर के अंदर किसी भी चालक के, ठोस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अगर यदि कहा जाए तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर तीव्रता कितनी होगी, तो हम जानते हैं सरफेस कैसा होगा, इसका अंदर यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, एक बिंदु लेते हैं मेन इसके सेंटर पर। अगर इसके हम अंदर बात करते हैं, एक हम छोटा सिलेंडर बना लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो हम पहली कंडीशन क्या पढ़ते हैं, इनसाइड के लिए, इनसाइड ऑफ या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनसाइड ऑफ सिलेंडर, ये चीजें। तो इसका जो होगा एरिया कैसे आएगा, इसके बीच में कोई भी चार्जेस है नहीं इनसाइड में। जब चार्जेस नहीं है तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि जो इसका फ्लक्स आएगा फाई नेट कैसा होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। कैसे होगा, एक एरिया ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसका ऐसे तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसका हम यहाँ से इसका डिस्टेंस एक्सिस से इसका डिस्टेंस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ज्ञात करें, इसके इस इनसाइड ऑफ सिलेंडर के एक्सिस पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ज्ञात करें, तो यहाँ से इसका r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये E का मान होगा, और कैसा इसका जो फ्लक्स आएगा इस पर, एक फ्लक्स ऐसे होगा, एक फ्लक्स इसके होगा लंबवत होगा। यहाँ पर एरिया हम लेंगे dA, यहाँ पर एरिया हम लेंगे dA। चार्ज पर लेंथ की बात किया था ना इनफाइनाइट ऑफ वायर में, लॉन्ग यूनिफॉर्मली वायर में, तो यूनिफॉर्मली है ना, ये सेम है हर जगह पे। हर जगह पर क्या होगा, r डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर जगह r डिस्टेंस। यहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है कि जब r होगा, स्मॉल r लेस देन r होगा, स्मॉल r क्या होगा, लेस देन r होगा। तो स्मॉल r लेस देन r, तो फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो इस चीज़ पर अगर हम देखते हैं तो गॉसियन प्रोडक्ट्स अगर निकालते हैं हम, इस पर क्या मिलेगा हमें, फाई नेट की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ई डी ए कॉस थीटा कॉस 90, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द आउटवर्ड ऑफ द एरिया।
तो यहाँ पर जो लेंगे थीटा क्या परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, थीटा इक्वल टू 90। नीचे लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 अवे फ्रॉम चार्ज। यहां ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एक्सिस से r दूरी पर, तो एरिया कैसे होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर अगर कहा जाए तो एट डिस्टेंस r, यहां लिख सकते हैं एट डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस सच दैट r लेस देन r स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो उस कंडीशन में जो आएगा ये वैल्यू आएगी फ्लक्स की। तो यहां पर देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा ये, लेकिन फाइन नेट जो आएगा इक्वल टू ई डी ए, ई क्या है कांस्टेंट होगा सभी जगह पे, डी ए कॉस 0 इक्वल टू 1, डी ए इक्वल टू ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए, ई इंटू ए। फाइन नेट क्या होता है आपका, दिया गया है चार्ज पर एरिया, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, सॉरी फाइन नेट क्या होता है आपका, फाई की वैल्यू क्या थी आपकी, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू ए, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू ए। यहां लिख सकते हैं हम फाई नेट, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई ए। क्यू इनसाइड क्या बताता है आपका, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर एरिया, तो चार्ज इक्वल टू क्या बताएगा, एरिया इंटू सिग्मा। तो लिख सकते हैं चार्ज बताएगा आपका एरिया इंटू सिग्मा, लेकिन यहां पर ये चीजें मिलती हैं हमें कि इसके इनसाइड में चार्ज तो 0 है क्योंकि इसके सरफेस पर चार्ज है। तो क्यों क्या हो जाएगा, वहां पर ना तो एरिया है उसका, ना तो वहां पर उसका डेंसिटी है, तो वहां पर चार्ज क्या है, 0 है। तो चार्ज हम क्या रखते हैं, शून्य रखेंगे, तो अपान एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू ए। तो यहां से मिलेगा E इक्वल टू 0 अपान एप्सिलॉन इंटू ए इक्वल टू 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, 0। कहा जाए किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है या नॉन हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो वहां पर अगर हम कहते हैं कि सिलेंडर के इनसाइड में यदि r लेस देन r होगा, एट डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस सच दैट r लेस देन r स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये कंडीशंस में अब कहा जाए कि ये जो सरफेस हमने लिया है, जो ये हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, इनसाइड ऑफ सिलेंडर लिया, अगर हम कहा जाए यही सिलेंडर के हम आउटसाइड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या वैल्यू आएगी। तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी भी चार्ज इन द सरफेस की बात करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया आता है। यदि पूछा जाए किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या नॉन हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, तो उस संबंध में हम बात जब करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। यदि कहा जाए कि इफ सिलेंडर आर या 3D सरफेसेस आर क्लोज सरफेस सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर और नॉन हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, देन inside of cylinder of electric field will be 0। तो ये जो वैल्यू आएगी हमें इनसाइड के लिए, तो हम जब बात करते हैं आउटसाइड पर क्या होगी, इसी में कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, जो ये फिगर डायग्राम ऐसे ही रहेगा, तो आपका जो ये सरफेस आएगा, चार्ज इज इन द सरफेस जो होगा वो तो आपका नियत है इज इन द सरफेस पर, मिटा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं ना, कि यदि इसी संबंध में वही चीजें, टॉपिक वही, पहला पॉइंट था इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या और नॉन
हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इस संबंध में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसमें, तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसके पहले हमने देखा इनसाइड में, इसी में देखा हमने इनसाइड के लिए। अब कहा जाए कि सॉलिड है, हॉलो है और नॉन हॉलो है कंडक्टिंग सिलेंडर, तो ये हम बातें क्यों करते हैं, नॉन हॉलो क्यों लिया गया, क्योंकि जो नॉन हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है जो हॉलो है तो सिलेंडर के अंदर कुछ नहीं है, जीरो है। तो अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट कि आउटवर्ड में, इनसाइड या आउटसाइड लेते हैं हम, आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिलेंडर, ये जब बात करते हैं आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिलेंडर में, तो अगर हमने एक सिलेंडर लिया यहां पर, अच्छा नहीं बना ना, ऐसे कुछ, तो अगर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं प्लस प्लस प्लस, यहां भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं प्लस 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 प्लस, इसके एक्सिस से इसके लंबवत हम एक लंब डालते हैं, लंब के लिए इसका जो रेडियस होगा कैपिटल आर है। अगर कहा जाए कि यदि हमने एक चीज़ और देखा था, इसमें चार्ज इज इन द सरफेस जो है, चार्ज इज इन द सरफेस जो है आपका कैसा है, सिग्मा, चार्ज पर एरिया, क्या है, चार्ज पर एरिया। तो ये जो आपका जो सरफेस दिया गया है, जो हमने इसके पहले यूज किया इनसाइड के लिए, ये सेकंड पॉइंट इसका है आउटसाइड के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एक नया सिलेंडर बना लेते हैं आउटसाइड के लिए। तो ये कैसा सिमेट्रिक के रूप में लेंगे, ऐसे कुछ लेंगे आउटसाइड, तो सिलेंडर कैसे होगा, ऐसे कुछ बनेगा, ये ऐसे कुछ, कितनी दूरी पर, एट डिस्टेंस आर, या कहा जाए कि एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस सच दैट, अगर इसके लिए निकालना है तो एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस सच दैट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब ये जो स्मॉल आर होगा एक्सिस से कैसा होगा, आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन होगा, किससे होगा, कैपिटल आर से होगा। तो फिगर दिख रहा है अच्छे से, साफ साफ बना देना थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहां बनाते हैं, चलो एक छोटा सिलेंडर है ऐसे, इसका रेडियस आर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज ना। तो अगर इसके हम एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, ये कहा ना आर डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस सच दैट आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस पर जो एक सिमेट्रिक हम बनाएंगे, सिमेट्रिक कुछ ऐसे बनेंगी, ऐसे कुछ बनेंगी, तो ये ऐसे होगा, ऐसे कुछ होगा जो सिमेट्रिक होंगे। तो यहां से देखते हैं अगर हम कि जो सिमेट्रिक हो रही है ये, तो आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे जाएंगी, ऐसे कुछ निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से, तो यहाँ से निकलेंगे ऐसे ना, ये ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ये एरिया अगर लेंगे इसका स्मॉल एरिया डी ए, तो डी ए का कैसा होगा, ये डी ए कैसा होगा, इसका हमेशा सरफेस के आउटवर्ड होगा,
क्योंकि सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, क्लोज सरफेस है। तो डी ए यहाँ भी ऐसे जाएगा। इस पर देखेंगे तो डी ए कैसे होगा, ऐसे होगा, अवे फ्रॉम सरफेस, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, लंबवत होगा इसके, ऐसे होगा। तो ये कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो एरिया कैसे होगा इसका, डी ए ऐसे आएगा, इसका छोटा टुकड़ा लेंगे तो इसका एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, लंबवत होगा, या इधर लें या इधर लें, इधर लें या इधर लें, दोनों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत होंगे, दोनों पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो फाई नेट आएगा, फ्लक्स हम जोड़ सकते हैं फाई नेट, क्योंकि फाई क्या है, फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, 3 सरफेस मिले ना हमें, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये वाला सरफेस ना ऐसे 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 कर नहीं रहा है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, ऐसे जाएगी। तो सब काम हम कर लेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इसका जो एरिया होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबका हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो उसका फ्लक्स निकल जाएगा हमें। तो फ्लक्स निकालने के लिए फाई नेट क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, फाई 1 के लिए cos 90 प्लस ई डी ए cos 90, हमने पढ़ा ना, ई डॉट डी ए वेक्टर, ई डॉट वेक्टर डी ए, ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए cos थीटा, थीटा क्या है 90, यहाँ भी थीटा क्या है 90, फाई 2 ये लेंगे, फाई 1 अगर ये ले रहे हैं तो ये आपका फ्लक्स फाई 1 निकाल रहे हैं, यहाँ फ्लक्स फाई 2 निकाल रहे हैं, इस सरफेस पर फाई 3 निकाल रहे हैं। फाई 3 पे क्या है, थीटा 0 है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 ले सकते हैं। ये चीज़ें मिली हमें। तो यहाँ पर अगर ये टर्म्स cos 90 ये 0 हो जाएगा, ये टर्म्स cos 90 0 हो जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू 1, तो मिल जाएगा फाई नेट मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ये मिलेगा। सभी सरफेस पर ई क्या है, सिमेट्रिक है, कांस्टेंट है, ई हम बाहर ले लेंगे। जब सिमेट्रिक है, कांस्टेंट है, तो ई हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं हम। नोट कर लिए, चलो आगे बात कर लेते हैं हम। तो हम आगे बात करते हैं, जो हमारी वैल्यू आई फाई नेट क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। अब ई इंटू डी ए बच गया, ये ई क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बन जाएगा ई इंटू ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए, मतलब सभी का सम कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा हमें। डी ए का डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए सभी का थोड़ा थोड़ा सम कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, कुल एरिया। इंटीग्रेशन करेंगे तभी मिल जाएगा हमें एरिया। तो फाई नेट वैल्यू जो आएगी हमें ई इंटू ए, तो जो ये वैल्यू मिली हमें, तो फाई नेट जो बात करता है फ्लक्स, फ्लक्स ये बात करता है कि किसी भी चार्ज इस इन द सरफेस पर है आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, तो इसका सरफेस का जो एरिया क्या होगा, उसके एरिया के क्या होगा, ये उसका आवेश जो होगा चार्ज पर एरिया होगा। तो सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं चार्ज पर एरिया, और फाई इक्वल टू हमने पढ़ा है क्यू इनसाइड बाई एफ साइलन। तो ये क्यू इनसाइड अपॉन एफ साइलन नॉट, जो वैल्यू हमें अगर रखेंगे यहां पर, क्या मिलेगी वैल्यू हमें, क्यू इनसाइड अपॉन एफ साइलन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए। क्यू इनसाइड इक्वल टू हम लिख सकते हैं चार्ज पर एरिया इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू मिला हमें क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू मिलेगा सिग्मा इंटू ए। क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो ये वैल्यू हम जब यहां पुट कर देंगे, ये तो हमने पढ़ा है गॉसियस लॉ से, ये तो हमने लिखा है यहां पर। क्यू इनसाइड की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहां पर, क्यू इनसाइड हम लेते हैं सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एफ साइलन इक्वल टू ई इंटू ए। तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर ये सिलेंडर की लेंथ क्या है, एल है, ये सिलेंडर की लेंथ एल है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी एल, एरिया कितना हो जाएगा उसका 2 पाई आर एल। लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए बाई एफ साइलन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। लेकिन अब ये जो हमारा जो सिग्मा इंटू ए है, जो ये सिग्मा एरिया क्या है, चार्ज इन द सरफेस है। चार्ज इन द सरफेस क्या है हमारा, कैपिटल आर वाला सिलेंडर। कैपिटल आर वाला सिलेंडर के लिए एरिया क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा 2 पाई आर एल ही आएगा, क्योंकि इसकी भी लेंथ हम एल मानते हैं, लेकिन आर क्या होगा, कैपिटल आर होगा। तो यहां ले सकते हैं हम, लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, फिर ऊपर बात करते हैं। तो जो हमें ये वैल्यू मिली सिग्मा ए अपान एफ साइलन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो अगर एरिया जो लेते हैं हम किसका, चार्ज इज इन द सरफेस के लिए, चार्ज इज इन द सरफेस कहां पर है, जो आपका सरफेस का एरिया का जो रेडियस कैपिटल आर था,
तो उसके हमने आउटसाइड लिया, इनसाइड लिया। इनसाइड हमने पहले देख लिया, आउटसाइड अब देख रहे हैं। तो जो आउटसाइड के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, आउटसाइड के लिए जो हम वैल्यू ई निकाल रहे हैं उसके संबंध में अगर हम बात करते हैं, चार्ज इन द सरफेस की एरिया जो होगी वो क्या होगी, पहले वाले सिलेंडर की होगी। तो पहले वाले सिलेंडर की एरिया क्या लेंगे हम, क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं हम। उसका एरिया क्या आएगा, 2 पाई RH। तो RH के रूप में हम अगर लिखते हैं तो R क्या होगा, कैपिटल R। तो L क्या होगा, H इक्वल टू L, अगर लेंथ L मानते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। यहां पर हमने लिया इसका किसका एरिया, ये हमने लिया जो आउटसाइड ऑफ सिलेंडर के लिए जो हमने बनाया फिगर, R स्मॉल और डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो उसके संबंध में हम बात करें स्मॉल r डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 पाई RL। अगर सिग्मा है आपका किसका है, ये डेंसिटी चार्ज इन द सरफेस की जो डेंसिटी होगी, चार्ज पर एरिया होगी, और उसका एरिया कितना होगा, 2 पाई कैपिटल R इंटू L। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, तो मिलेगा क्या हमें, सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू स्मॉल r। तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, E इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा R इक्वल सिग्मा R अपान मिल जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल सिग्मा R बाई एप्सिलॉन R। ये वैल्यू बनेगी हमें। तो हम बता सकते हैं कि यदि कोई भी सिलेंडर कंडक्टिंग है, वो सॉलिड हो या हॉलो हो या नॉन हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर हो, तो उसके आउटसाइड में, उस सिलेंडर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा R बाई एप्सिलॉन R, जहां सिग्मा क्या है, चार्ज पर एरिया की डेंसिटी है। इस कैपिटल R क्या है, सिलेंडर की रेडियस, पहले सिलेंडर की रेडियस, जहां पर चार्ज इज इन द सरफेस की जो रेडियस होगी वो कैपिटल R है। एप्सिलॉन की वैल्यू आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट कैसा होगा, एयर के लिए, वॉल्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r आपका ये बताता है कि जो भी r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस पर, तो ये बात बनती है आपकी। तो अब हम ये बात किए सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। अब हम बात करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। तो हमने ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर देखा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला हमें, इनसाइड के लिए 0 मिला, आउटसाइड के लिए मिला सिग्मा R बाई एप्सिलॉन R। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर की बात। यदि सिलेंडर कैसा है आपका, सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है, किसी अचालक के लिए, किसी ठोस अचालक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हिंदी में कहा जाए तो उस पर हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका दूसरा नंबर कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना इसके लिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। तो इस पर जब हम बात करेंगे कि अगर एक सिलेंडर दिया गया हो, अगर वो सॉलिड हो, तो अगर उसका चार्ज इज इन द जो सरफेस होगा, तो वहां पर हमने देखा था कि चार्ज इन द सरफेस जो होगा उसके एरिया के क्या था, चार्ज पर एरिया था। तो हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, सिग्मा। उसके पहले हमने देखा था कि जब लेंथ था, लेंथ ऑफ वायर था, तो वहां पर चार्ज पर लेंथ हमने देखा था, तो वहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, लिम्डा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, और जो इसके लिए थी क्या, सिग्मा जो थी वो भी चार्ज डेंसिटी थी, किसके पर एरिया की थी। अब अगर हम देखेंगे यहां पर कि यदि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, कोई भी ठोस अचालक के लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो जो उसका चार्ज इन द जो होल वॉल्यूम निकालेंगे हम उसके आयतन के लिए, क्योंकि अगर ठोस क्या है आपका, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है, तो सिलेंडर कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा। इसके अंदर क्या होंगे, आवेशेस भरे होंगे, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है। चालक होता तो क्या था, सरफेस पर था। अब इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस प्लस ऑफ आवेश। तो अगर हम ये बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस के अंदर हैं, तो इनसाइड पर अगर हम ज्ञात करते हैं कि इनसाइड के लिए अगर निकालते हैं कि इसका जो एरिया आएगा वो क्या होगा, तो एरिया की जब अगर इनसाइड का हम एक्सिस पर लेते हैं, अगर इसका हम डिस्टेंस क्या मानते हैं, कैपिटल R लेते हैं, कैपिटल R की बात करते हैं अगर हम, तो यहां पर अगर इसका जो इनसाइड के लिए लेंगे
इनसाइड की एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, हम एक नया बेलन के रूप में बनाएंगे कितनी दूरी पर, एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर। कहा जाए इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द x डिस्टेंस r, स्मॉल r डिस्टेंस in the axis, then इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी हमें, अगर स्मॉल r डिस्टेंस, इफ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यदि स्मॉल r क्या है आपका, कैपिटल R से छोटा है। तो अगर यहां देखते हैं अगर हम कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज से कैसे होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहां से देखेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही क्या होंगे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनेस, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इस साइड भी देखेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, यहां से देखेंगे तो क्या होगा, धनात्मक आवेश से दूर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें। सभी क्या है, सिमेट्रिक है। जो सभी सिमेट्रिक हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, इनका एरिया कैसे होगा, स्मॉल r डिस्टेंस पर जो अगर एरिया निकालेंगे, अगर छोटे एरिया सिलेंडर का इस छोटा एरिया निकालेंगे तो कैसा होगा इसका एरिया। हम जानते हैं किसी भी ठोस सिलेंडर का, किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया होगा वो हमेशा कैसे होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है सरफेस के। तो dA यहां से देखेंगे, लेकिन यहां से देखेंगे तो इसका सरफेस के क्या होगा, dA आउटवर्ड, यहां से देखेंगे तो dA आउटवर्ड नीचे की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, यहां पर किसके, जब नीचे की ओर देखेंगे एरिया परपेंडिकुलर तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहां से देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन थीटा विल बी 0। तो हम एक फ्लक्स जब इसका निकालेंगे इनसाइड के लिए, जो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो फ्लक्स को हम जोड़ देंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, क्योंकि तीन एरिया, फर्स्ट एरिया ऑफ द फ्लक्स φ1, सेकंड φ2, थर्ड φ3। φ1 के लिए अगर निकालेंगे जो एरिया आएगा आपका, हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम से, φ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ द क्लोज सरफेस ऑफ E डॉट dA, हमने ये देखा है E डॉट dA इक्वल टू E dA cos थीटा, फाई नेट इक्वल टू मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज सरफेस ऑफ E dA cos 0 फर्स्ट ऑफ सरफेस ऑफ थीटा वैल्यूज will be 0 on the putting the value of φ1, then E dA cos 0 plus close surface of area of φ2 flux φ2 equal to E dA cos 90 plus sum of integration of close surface of third flux in E dA cos 90, upper and lower surfaces dA perpendicular to electric field, theta will be 90, so putting the value of φ2 φ3 E dA cos 90 and E dA cos 90 cos 90 values of 0, then phi net equal to sum of integration of closed surface of flux E dA cos 0 value 1, तो values of E dA plus 0 plus 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर हम फाई नेट निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए क्या है, कांस्टेंट है, सभी सरफेस पर क्या है, ई सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक है तो क्या होंगी, वैल्यूज कांस्टेंट होंगी, कांस्टेंट होगी तो ई को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू ए, ई इंटू ए। अब यहां से निकला फाई नेट की वैल्यू जो आई हमें, क्या मिल गया, ई इंटू ए। जब फाई नेट इक्वल टू ई इंटू ए, तो हमने पढ़ा है फाई नेट भी एक वैल्यू और होती है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, ई इंटू ए। तो फाई नेट हम लिख सकते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां लिख सकते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए। क्यू इनसाइड अगर वैल्यू हमें यहाँ चार्ज का जो एरिया निकालेंगे इनसाइड के लिए, आवेश जो होगा कितनी वैल्यू होगी, तो हमने पढ़ा अभी, हमने देखा नया टर्म से इंट्रोड्यूस किया था, हमने बताया था कि चार्ज इन होल वॉल्यूम कैसा है, अगर आवेश इसके अंदर भरे हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है,
सिलेंडर में, तो उसके अंदर आवेश भरे हुए हैं, तो कैसा होगा इसका चार्ज इन द होल वॉल्यूम के लिए अगर हम निकालेंगे तो जो उसके डेंसिटी का मान आएगा वो क्या होगा, चार्ज पर वॉल्यूम होगा। रो, एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर, रो इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये बताता है हमें, ये बताता है कि चार्ज इन होल वॉल्यूम, चार्ज इन होल वॉल्यूम जो होगा वो क्या आएगा, एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा डेंसिटी के लिए, जो हम डेंसिटी क्या बता सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले क्या लिया, सिग्मा लिया, उसके पहले हमने लिम्डा लिया। अब हम एक नया बनाते हैं, टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं वॉल्यूम के लिए रो, जो ये भी डेंसिटी ही है। डेंसिटी क्या बताती है, चार्ज पर वॉल्यूम के बारे में बताती है। तो हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं, रो इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम, मतलब रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे चार्ज क्यू बाई क्यू इनसाइड बाई वॉल्यूम वी। तो क्यू लिख सकते हैं इनसाइड बराबर लिख सकते हैं रो इंटू वी। तो यहां पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आएगी, रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू ए। नोट कर लीजिए, मिटा दें ऊपर, फिर लिखते हैं। नोट कर लिए मेरे प्यारे बच्चों? चल आगे बात करते हैं, मिटा दें इधर। अब हमें क्या मतलब, इससे मतलब है कि रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए। तो ई इंटू क्या, एरिया, एरिया किसका, सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यानी कि वक्रपृष्ठ जिसे हम कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया किसका कितना होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच। सिलेंडर का हमने जो लिया क्या, ऊंचाई माना एल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। लिख सकते हैं रो इंटू बी बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ कितनी है एल, ऊंचाई कितनी है एल। तो लिख सकते हैं हम वॉल्यूम के लिए स्थान पर रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से यहां पे एक आर कैंसिल, यहां पे एक आर बचेगा। लिख सकते हैं रो इंटू आर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2l। तो मिलेगा हमें ई इक्वल टू मिल जाएगा यहां से रो आर, एल से एल भी कैंसिल होगा, मिलेगा हमें रो आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम बता सकते हैं किसके लिए, इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हम बता सकते हैं E इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए पूछा जाता है आपका कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर या अचालक ठोस अचालक सिलेंडर के लिए उसके अंदर, इनसाइड सिलेंडर के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम बता सकते हैं कि E इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव होता है इनसाइड के लिए। अब हम बात करते हैं आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आउटसाइड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, एट द डिस्टेंस आर, डिस्टेंस इन द एक्सिस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर यहां पर हम बात करते हैं, ये फिगर अगर हम हटाकर इसी फिगर को हम नया मॉडिफाइड कर देते हैं थोड़ा सा नए रूप में, तो क्या बनेगा, अगर यदि इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हम बात करते हैं आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर, डिस्टेंस इन द cylinder of axis if small r greater than capital R। तो सिलेंडर का जो ये मॉडिफिकेशन आएगा कुछ ऐसे होगा, प्लस आवेश इसमें भरे हुए हैं, तभी क्या ये सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है, चालक होता सरफेस होता, अचालक है तो क्या इसके अंदर है, जो इसके वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। तो वॉल्यूम के बारे में बता रहा है तो इसके अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब यहाँ पर देखा गया कि इसके एक्सिस से अगर हम इसके लंब डालें तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। अगर इसके हम क्या लेते हैं, कह रहा है कि यदि आर डिस्टेंस पर, सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है आउटसाइड में, कब, जब यदि आर, स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से अधिक होगा। माना स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। तो इसके सिमेट्रिक में हम अगर यहाँ पर एक नया डायग्राम बनाएंगे, जो ये फिगर आएगा तो कैसा बनेगा, ये भी सिलेंडर के रूप में, और सिलेंडर कैसा है, ये आपका क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस के रूप में, 3D सरफेस के रूप में है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कुछ होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज,
प्लस चार्ज से हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, नेगेटिव तरफ क्या होती है, टुवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, उसके पास आती है, पॉजिटिव चार्ज में उससे दूर जाती है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, ऐसे कुछ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसका हम एरिया जो निकालेंगे डी ए और यहाँ पर डी, ऐसे क्या हम छोटे छोटे एरिया निकाल लेंगे अगर इसका, तो इसका हम जब सम कर लेंगे तो वहाँ पर गॉसियन थ्योरम लग जाएगा जो बताता है इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ ई डॉट डी ए। तो यहाँ पर निकालेंगे तो डी ए ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पर डी ए कैसे होगा, ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि एरिया क्या बताता है, सरफेस के किसी भी क्लोज सरफेस के क्या होता है, आउटवर्ड होता है। 3D डायग्राम में अगर डायग्राम कैसा है, 3D है, ठोस है, तो उस पर जो एरिया होगा उसका जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा, वो सरफेस से बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर नहीं होगा। 2D होगा तो अंदर की ओर भी होगा, दोनों तरफ ले सकते हैं। लेकिन अगर सरफेस कैसा है आपका, 3D है, ठोस है, तो एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ पर एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ पर एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री। यहाँ भी कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री इसके, यहाँ भी 90 डिग्री। तो जब यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, φ1, ये फ्लक्स क्या निकालेंगे, φ2, यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे φ3। तीसरे सरफेस पर तीनों सरफेस क्या होंगे, जोड़ देंगे तो फाई नेट क्या मिलेगा हमें, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, φ1 इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस 0, थीटा विल बी 0, सेम डायरेक्शन, थीटा विल बी 90, थीटा विल बी 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस 90। तीनों का सम कर दिया हमने, सम कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू 0, ये बचेगा आपका cos 0 की वैल्यू 1 ई डी ए। तो फाई नेट कितना निकल जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए। अब ये देखते हैं जो φ1 के लिए जो क्लोज सरफेस पर विद्युत तीव्रता है क्या हो, सभी जगह सिमेट्रिक है, सम है, बराबर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, ई कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डी ए का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ए, तो हम निकाल सकते हैं फाई नेट जो आएगा वो क्या होगा, ई इंटू ए, ई इंटू ए मिलेगा। जब ई इंटू ए मिलेगा तो फाई नेट इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रख देंगे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है इक्वल टू ई इंटू ए। जो ये वैल्यू आएगी, एरिया किसका होगा आपका, एरिया जो निकालेंगे हम किसके लिए निकालेंगे, इस सिलेंडर का आर डिस्टेंस पर, माना इसकी लेंथ एल, इसकी भी लेंथ एल है, तो आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एरिया कितनी होगी, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एच कितना है एल, यहां लिख सकते हैं हम, घर मिटा देते हैं, आगे नोट करते हैं। अब क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, क्यू इनसाइड रो इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम, तो रो इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू इनसाइड बाई वी, क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, रो इंटू वी, क्यू इनसाइड इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो इंटू वी बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये मिला। v इक्वल टू लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना एल, तो रो इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। यहां से तो यहां जब देखते हैं अगर हम, जो ये वैल्यू मिल रही है ये कैसी वैल्यू है आपकी, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर है, यहाँ पर वॉल्यूम कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं रो इंटू पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो मिलेगा रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 आर, स्मॉल आर ये कैपिटल आर। तो हम जब ये बात करते हैं आगे तो ये मिलेगा हमें ई इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन आर। ई क्या होगा, प्रोपोर्शनल 1/r के होगा। ये फॉर्मूला होता है आपका आउटसाइड के लिए। इनसाइड के लिए क्या था, रो इंटू स्मॉल आर बाई 2 एप्सिलॉन था, लेकिन आउटसाइड के लिए क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन आर। तो आपका ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पर न्यूमेरिकल समय करना है, आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।
सुरक्षित रहें और मेहनत करते रहें और अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, ओके।